इतिहास में ना कई बार कुछ कमाल की कहानियां कहीं दबकर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजवंश की पड़ताल करेंगे जिनकी ताकत को तो शायद भुला दिया गया, लेकिन उनकी कला की विरासत आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं दुनिया भर में मशहूर अजंता की गुफाएं। सोचिए, सिर्फ पत्थर को तराश कर ये जो कलाकृतियां बनाई गईं, वो आज भी कितनी रहस्यमयी और शानदार लगती हैं। पर सवाल ये है कि इन्हें बनवाया किसने? तो आखिर कौन था इन बेमिसाल कलाकृतियों के पीछे? वो कौन सी शक्ति थी जिसने इन्हें बनवाया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि अजंता के निर्माता आखिर थे कौन। फिर देखेंगे कि दक्कन में इस शक्ति का उदय कैसे हुआ, कैसे इन्होंने उस वक्त के शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य से गठबंधन किया, कला में अपनी क्या विरासत छोड़ी, अपना पूरा साम्राज्य कैसे चलाया और आखिर में इनका अंत कैसे हुआ। तो पर्दा उठाते हैं इस राज से। कौन थे वो लोग जिन्होंने अजंता की दीवारों पर हमेशा के लिए अपना नाम लिख दिया? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। इनका नाम है वाकाटक राजवंश। हाँ, वाकाटक। 3वीं से 5वीं सदी के बीच जिस दौर में उत्तर भारत में महान गुप्त साम्राज्य का दबदबा था, ठीक उसी समय मध्य भारत में ये एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं कि ये साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ और कब। वाकाटक साम्राज्य, जैसा कि इस नक्शे में देख सकते हैं, दक्कन के बिल्कुल बीचों बीच था। एक तरह से ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक अहम पुल की तरह काम करता था। इनका शासन आज के महाराष्ट्र और विदर्भ से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। तो कहानी शुरू होती है लगभग 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति प्रथम के साथ, जिन्होंने इस राजवंश की नींव रखी। लेकिन असली विस्तार किया उनके बेटे प्रवरसेन प्रथम ने, जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली और अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े वैदिक अनुष्ठान किए। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ये विशाल साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। अब आता है वाकाटकों की कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे अहम मोड़, जब उनका सामना हुआ उत्तर भारत की महाशक्ति गुप्त साम्राज्य से। ये कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, एक शादी। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की शादी हुई गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से, और इस शादी ने उस वक्त के 2 महान साम्राज्यों के बीच एक मजबूत रिश्ता बना दिया। लेकिन कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। शादी के कुछ ही समय बाद राजा रुद्रसेन द्वितीय की अचानक मृत्यु हो जाती है, और तब सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं रानी प्रभावती गुप्त। और उन्होंने 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 20 सालों तक अपने छोटे बेटों की तरफ से शासन किया। कहने को तो वो संरक्षक थी, पर असल में सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में थीं। और ये बात तो वाकई कमाल की है। उस जमाने में उन्होंने अपने नाम से भूमि अनुदान के दस्तावेज जारी किए। एक महिला का ऐसा करना उस दौर में एक असाधारण राजनीतिक अधिकार का प्रतीक था, जो हमारे इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तो जब राजनीतिक स्थिरता थी, शक्ति थी, तो कला कैसे पीछे रहती? इसी दौर में वाकाटकों ने अपनी सबसे बड़ी और अमर विरासत छोड़ी। वो सिर्फ शासक ही नहीं, कला के बहुत बड़े पारखी और संरक्षक भी थे। अजंता की ये जो गुफाएं हैं ना, ये उनके कला प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ की कई सबसे खूबसूरत गुफाएं, जैसे कि गुफा संख्या 16 और 17, उन्हीं के शासनकाल में बनाई गईं। ये उनकी कलात्मक सोच का जीता जागता प्रमाण है। और उनका कला प्रेम सिर्फ पत्थरों को तराशने तक ही सीमित नहीं था। उनके दरबार में प्राकृत साहित्य भी खूब फला फूला। राजा सर्वसेन ने खुद हरिविजय नाम का काव्य लिखा, तो वहीं प्रवरसेन द्वितीय को प्रसिद्ध काव्य सेतुबंध की रचना का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, इतना कुछ हो रहा था, कला, साहित्य, राजनीति, पर यह पूरा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसी थी? चलिए उनके प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं। उनका सिस्टम काफ़ी ऑर्गेनाइज था, जो काफ़ी हद तक गुप्तों के प्रशासन जैसा ही था। राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों, जिन्हें भुक्ति कहते थे, और जिलों, जिन्हें विषय कहा जाता था, में बांटा गया था, और सेनापति जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी इस पूरी व्यवस्था को चलाते थे। अब सवाल यह है कि हमें ये सब पता कैसे चला? जवाब है इन तांबे की प्लेट्स में। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये भूमि अनुदान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमें उस दौर की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में सीधी जानकारी देते हैं।
ये जो लैंड ग्रांट्स का सिस्टम था, ये भी बहुत व्यवस्थित था। जैसे ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। कभी-कभी तो ब्रह्मदेय के तौर पर पूरा का पूरा गांव ही दान कर दिया जाता था, और मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान को देवदान कहते थे। ये सिर्फ दान नहीं था, बल्कि समाज में सत्ता, धर्म और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का एक तरीका भी था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं कि वाकाटक साम्राज्य के पतन की वजह क्या बनी। उनके पतन की बात करने से पहले एक और खास बात जानना जरूरी है, वो थी उनकी धार्मिक नीति। वो खुद तो ब्राह्मण धर्म यानी शैव और वैष्णव मत को मानते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण दिया। अजंता की कला इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये धार्मिक सहिष्णुता उनकी स्थिरता का एक बहुत अहम हिस्सा थी। तो फिर हुआ क्या? 5वीं सदी के आखिर तक महान शासक हरिशेन के बाद चीजें बिखरने लगीं। साम्राज्य के अंदर ही संघर्ष शुरू हो गए, स्थानीय सामंतों की ताकत बढ़ने लगी, और फिर बाहर से कलचुरी और चालुक्य जैसे राजवंशों के हमलों ने इस शक्तिशाली राजवंश का अंत कर दिया। वाकाटक राजवंश तो समय के साथ इतिहास में खो गया, लेकिन अजंता की गुफाओं के रूप में उनकी विरासत आज भी हमारे सामने खड़ी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास में और कितने ऐसे गुमनाम साम्राज्य होंगे जिनकी छाप आज भी हमारी दुनिया पर मौजूद है, बस हमें उनके बारे में पता नहीं।